नमस्कार दोस्तों। कल हमने जो है चट्टान इनके बारे में देख लिया था कि जो सेल होती है अवसादी होता है, रूपांतरित या कायांतरित होता है। हमने इन चट्टानों के बारे में अच्छे तरीके से देख लिया। इसके अलावा सौरमंडल के बारे में अच्छे से देखा था। बाकी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इन सब के बारे में भी हमने अच्छे से देख लिया था। सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट, सबसे छोटे प्लैनेट, इन सब के बारे में हमने देखा था। और हमने कहा था कि जो आगे की कक्षा होगी वो हम वोल्केनो यानी ज्वालामुखी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं ज्वालामुखी क्या होता है। पहले तो यही जान लेते हैं। तो देखिए, जो ज्वालामुखी होता है, ठीक है, ज्वालामुखी धरातल पर स्थित, कहाँ पर? ज्वालामुखी जो है धरातल पर स्थित, ठीक है, धरातल पर स्थित एक प्राकृतिक छिद्र है। क्या है? एक प्राकृतिक छिद्र है, ठीक है, जिससे पृथ्वी के अंदर से मैग्मा, देखिए यही क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी के अंदर से क्या निकलता है, तो क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है, राख निकलता है, जलवाष्प निकलता है तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जल वाष्प, क्या जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है। किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो जलवाष्प की। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। क्वेश्चन यही पूछेगा कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसके समय जो भूगर्भ में स्थित है तरल पदार्थ, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्मा। ठीक है, अब ऐसे कोई ज्वालामुखी बना हुआ है, ठीक है, अब जब क्या होता है कि इस उद्गार होता है तो ऐसे ऐसे ये चारों तरफ क्या होता है? बिखर जाता है। ठीक है, यही मैग्मा धीरे 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 करके क्या होता है? पृथ्वी पर जमा हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है? भूपर्पटी का निर्माण होने लगता है। ठीक है, अब जो ये होता है ये बेसाल्ट चट्टान एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ, क्योंकि आप प्रायद्वीपीय भारत को देखेंगे तो वो भी ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ही निर्मित है। ठीक है, और महाराष्ट्र में एक झील पाई जाती है, अ, वो क्रेटर झील का एक उदाहरण है। कौन सी झील है? तो लोनार झील है। कौन सी झील है? लोनार झील है। ठीक है, तो वैसे ही जलवाष्प में सर्वाधिक मात्रा, मतलब ज्वालामुखी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? तो जलवाष्प। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एंडीज पर्वतमाला पर स्थित एकांगुआ। कौन सा? एकांगुआ ज्वालामुखी। जो एकांगुआ ज्वालामुखी है ये जो है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी है। मतलब इसमें कोई क्रिया नहीं होती है। ठीक है, ये अब एकदम बिल्कुल शांत अवस्था में चला गया है। ठीक है, उसके बाद है हमारा सक्रिय यानी एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होते हैं जिनसे अक्सर उद्गार, मतलब जो सक्रिय ज्वालामुखी होता है इनसे हमेशा उद्गार क्या होता है? होता रहता है। ठीक है, मतलब इनसे हमेशा मैग्मा, लावा ये इत्यादि निकलते रहते हैं। ठीक है, अमेरिका में हवाई द्वीप पर स्थित किलायु, कौन सा किलायु संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो पहली बात देखिए, इसमें दो क्वेश्चन हो गया। पहला तो हो गया यही कि जो किलायु है ये है कहाँ? तो ये कहाँ पर है? तो ये अमेरिका में है। ठीक है, और कहाँ पर है? तो अमेरिका में हवाई द्वीप पर। तो आपको या तो ऑप्शन में हवाई द्वीप देगा या अमेरिका देगा। ठीक है, अगर पीसीएस वगैरह का एग्जाम देंगे तो उसमें हवाई द्वीप देगा, और अगर नॉर्मल ऐसे कोई वनडे एग्जाम देंगे तो उसमें अमेरिका देगा। कभी कभी हवाई द्वीप भी दे सकता है। और ये कैसा ज्वालामुखी है? तो पूछ ले किलायु कैसा है, तो सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, आगे हम देख लें तो देखिए भूमध्य सागर में, अब देखिए ये सब ज्वालामुखी पूछे हुए हैं। देखिए जो हमारा भूमध्य सागर में, कहाँ पर? देखिए भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर में स्थित जो सिसली के उत्तर में, ठीक है, सिसली जो है के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित स्ट्राम्बोली, कौन सी? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का क्या कहते हैं? प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ठीक है, देखिए ये हो जाता है ये हो जाता है हमारा भूमध्य सागर। ठीक है, इधर हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है अफ्रीका। क्या हो जाता है? अफ्रीका। और इधर हमारा क्या हो जाता है? इधर हमारा, सॉरी, इधर ये यूरोप है। ये क्या है? ये यूरोप है। और ये हमारा क्या है? अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका। ठीक है, और ये जो है ये भूमध्य सागर है। इसी में एक जल संधि है जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। क्या नाम है? जिब्राल्टर जल संधि। ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर पूछे जिब्राल्टर जल संधि किसको, किस किस महाद्वीप को अलग करती है, तो यूरोप और अफ्रीका को। ठीक है,
इसको अलग करती है कौन? जिब्राल्टर जल संधि। और कौन सी सागर है? तो भूमध्य सागर। ठीक है। अगर बात करें देश कौन सा है, तो देखिए इधर पुर्तगाल पड़ जाता है और इधर कौन सा पड़ जाता है? मोरक्को। कौन सा? मोरक्को। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन है। और मोरक्को की राजधानी कहाँ है? राबात है। जो रेहेला नामक पुस्तक लिखा था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि वो हम बता चुके हैं। ठीक है, तो उसको बताइए। और जो है वो 1333 में आया था। ठीक है, कब आया था? 1333 में। नाम उसका आप लोग बताइए। चलिए हम ही बता देते हैं, इब्न तूता। क्या नाम था? इब्न तूता। ठीक है, वही आया था। तो जो है आप इसको ध्यान रखिएगा, मोरक्को का ही निवासी था। ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। कौन सा? प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, देखिए प्रसुप्त ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिनमें पिछले कुछ समय से उद्गार, मतलब इसमें काफ़ी समय हो गया उद्गार नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें उद्गार होने की संभावना नहीं। भाई अगर प्रसुप्त है या सुसुप्त अवस्था में है तो इसमें ज्वालामुखी हो सकता है। जागृत ज्वालामुखी इतना तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी वही ज्वालामुखी होते हैं जिनमें पिछले कुछ समय से उद्गार तो नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में उद्गार होने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बन गया कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में माउंट सेंट हेलेंस जो है, माउंट सेंट हेलेंस का, यही बात ध्यान रखना कि कैसा ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं मृत ज्वालामुखी। कौन सा? मृत ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होती है जिनमें प्राचीन समय से कभी, मतलब इसमें बहुत बहुत ही अत्यधिक समय हो गया, लेकिन और ना ही आगे उद्गार होने की संभावना है। मतलब बहुत समय हो गया, इसमें ज्वालामुखी क्रिया ही नहीं हुई और ना आगे होने की 1% संभावना है। ऐसे को क्या कहते हैं? ऐसे ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब देखिए मृत ज्वालामुखियों में पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान का क्या है? कोह सुल्तान। क्या है? कोह सुल्तान है। इसके अलावा ईरान का क्या है? तो ये है दामबंद। ठीक है। इसके बाद में म्यांमार में क्या है? पोपा। क्या है? पोपा। और अफ्रीका का कुलाल। कौन सा? कुलाल किलीमंजारो। ठीक है। और इक्वाडोर, अभी हमने देखा था इक्वाडोर चिम्बाराजो। तो ये सब क्या है? ये सब मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है और ये सब एग्जाम में कई बार मैचिंग करने के लिए दिए गए हैं। एक बार एक तरफ देश दे देगा और दूसरे तरफ ज्वालामुखी दे देगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि कोह सुल्तान कहाँ पर है? तो कोह सुल्तान जो है हमारा ईरान में है। ठीक है। पाकिस्तान में कोह सुल्तान है, ईरान में देवबंद है। ठीक है, देवबंद या दामबंद जो आप होंगे। पाकिस्तान में कोह सुल्तान, देखिए पाकिस्तान का क्या है? कोह सुल्तान है। ईरान का क्या है? दामबंद। म्यांमार का क्या है? पोपा। ठीक है। अफ्रीका का कुलाल और किलीमंजारो। इक्वाडोर का चिम्बाराजो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर हम देख लें तो देखिए प्रशांत महासागर के तटीय भागों में सर्वाधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर यही पूछ ले कि सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर के तटीय भाग में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है। और उसका कारण क्या है? तो अग्निवलय। क्या कारण है? क्योंकि इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अग्निवलय रिंग। ठीक है, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक। फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है। ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं भूकंप। देखिए भूकंप क्या होता है, पहले तो यही देख लेते हैं। देखिए पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के माध्यम से धरातल पर होने वाला कंपन। पृथ्वी के, जैसे पृथ्वी है, इसके अंदर की जो हलचल होती है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को भूकंप कह देते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ठीक है। अब देखिए भूकंप जो होता है, तो भूकंप 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न करती हैं। पी अथवा प्राइमरी, ठीक है, दूसरा होता है यस अथवा द्वितीयक, और तीसरा होता है यल अथवा सतही। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पी प्रकार का, दूसरा होता है यस प्रकार का, और तीसरा होता है एल प्रकार का। ठीक है, पी एस एल। ठीक है, बस आप इतना याद रखिएगा, पी है तो प्राथमिक हो जाएगा, एस है तो सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। और तीसरा हमारा है एल। एल मतलब हो गया सरफेस, आप याद रखें, लैंड से रिलेटेड कर दीजिएगा कि लैंड हो गया। ठीक है। देखिए पी तरंगे पृथ्वी के अंदर सभी माध्यमों से होकर गुजरती हैं। जो पी तरंग है वो पृथ्वी के सभी माध्यम से गुजर जाएंगी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि ठोस में यानी सॉलिड में, ठीक है, लिक्विड में और गैस में, तीनों से होकर पी तरंगें गुजर सकती हैं। आपसे यही पूछेगा कि निम्न में से कौन सी तरंग ऐसी है जो सभी माध्यमों से यानी ठोस, द्रव और गैस से गुजर सकती है, तो वो कौन सी तरंग है? पी तरंग है। कौन सी तरंग है? पी तरंग है।
आगे हमारा है यस तरंग। कौन सी है? यस तरंग। ठीक है, तो यस तरंगे जो होती हैं ये केवल और केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं। किससे? सॉलिड से। किससे गुजर सकती हैं? सॉलिड से। ठीक है, तीसरा हमारा है एल तरंग। ठीक है, तो जो यल तरंग है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है। ठीक है, यल तरंग सर्वाधिक विनाशकारी भी है। ध्यान रखिएगा, जो यल तरंग है, यल तरंग सर्वाधिक विनाशकारी है। क्यों विनाशकारी है? क्योंकि जो है ये सभी ठोस, द्रव, गैस सभी तरफ से गुजर सकती है। ठीक है, इसीलिए जो है सर्वाधिक विनाशकारी। पूछ ले सर्वाधिक विनाशकारी कौन सी है, तो सर्वाधिक विनाशकारी हमारी हो जाएगी यल तरंग। ठीक है, अब इसके बाद में फिर देख लेते हैं, अधिकेंद्र पर पी तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं। जो अधिकेंद्र है मतलब जहाँ पर भूकंप का अनुमान लगाया जाता है, तो यल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं और अधिकेंद्र पर कौन सी? पी तरंगे सबसे पहले पहुंचती है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि भूकंप सबसे पहले कहाँ महसूस किया जाता है? तो अधिकेंद्र पर। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि भूकंप सबसे पहले कहाँ महसूस किया जाता है? अधिकेंद्र पर। ठीक है, समुद्र के अंदर भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहा जाता है। जो सुनामी जब आता है तो मतलब भूकंप कहाँ पर आया हुआ? ऐसा मानिए कि समुद्र के अंदर, जैसे ये समुद्र है, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर अगर यहाँ पर भूकंप उथल पुथल मचा, यहाँ पर यहाँ की ज़मीनें अगर नीचे हिली, ठीक है, और ऐसे जो है पानी ऊपर उठा, ठीक है, तो इसको मान लीजिए कि क्या हुआ है? समुद्र के अंदर क्या आया है? भूकंप आया है। ठीक है, इसके बाद में सुनामी जो है ये जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो हमारा है ये जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, और भूकंप तरंगों को सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। किससे? सिस्मोग्राफ से। इसके बाद में अब देख लीजिए, भूकंप को नापने के लिए, भूकंप जो है इसको नापने के लिए रिएक्टर स्केल या मर्केली स्केल, ठीक है, का प्रयोग या राशि फेरल स्केल का प्रयोग किया जाता है। आप बस इतना ध्यान रखिए, जो सर्वाधिक बार पूछा है वो रिएक्टर स्केल ही पूछा है। ठीक है, तो भूकंप को मापने के लिए जो है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है और तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है। आपके लिए सिर्फ दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में विभिन्न स्थला आकृतियाँ। अब देखिए, धरातल, विभिन्न स्थला आकृतियाँ। धरातल पर पृथ्वी के अंतर्जात मतलब आंतरिक बल और बहिर्जात बलों के कारण विभिन्न प्रकार के, मतलब अंदर से जो पृथ्वी के बल लगता है उससे कौन सा, और जो बाहर से बल लगता है उससे कौन सी स्थला आकृतियाँ बनती हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले माउंटेन है, पर्वत। देखिए, पर्वत धरातल का वह विशिष्ट रूप है जो सामान्य तल से ऊंचा और तीव्र ढाल। अब भाई ये पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत है, तो ये क्या है? ये धरातल से बहुत ऊंचा है और इसका ढाल भी कैसा है? तीव्र है। ठीक है, तो पर्वत धरातल का विशिष्ट रूप है। ठीक है, मतलब ये धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे तो मान लीजिए आपका क्या था? हिमालय ही था, तो पहले ये एक सागर था, टेथिस सागर, धीरे धीरे इसमें मलबा जमा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ सब ऐसे 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 अवसाद जमते गए, तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता गया, तो क्या हुआ? ऐसे ऐसे ज़मीन जो है ऊपर खिसकती है और धीरे धीरे यही क्या हो गया? पर्वत का निर्माण कर दिया। ठीक है, यही एक पर्वत बन गया जिसको हम लोग आज क्या बोलते हैं? हिमालय बोलते हैं। तो वैसे ही समझ लीजिए, पर्वत धरातल का विशिष्ट रूप है जो सामान्य तल से ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला होता है और इसके शिखर संकुचित क्षेत्र वाला, इसका शिखर संकुचित क्षेत्र वाला, ठीक है, होता है। निर्माण के आधार पर इसको कितने भागों में बांटते हैं? तो 4 भागों में। ठीक है, पहला है अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। अच्छा, अवरोधी या ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं? देखिए, ब्लॉक पर्वत का निर्माण तनाव अथवा खिंचाव की शक्तियों के कारण होता है। ठीक है, जो ब्लॉक पर्वत होता है इनका निर्माण तनाव अथवा खिंचाव की शक्ति के कारण होता है। जैसे वासजेस पर्वत, ये कहाँ है? फ्रांस में। ये सब ध्यान रखिएगा, जितना ज्वालामुखी और मैं ये पर्वत के नाम बता रहा हूँ। ब्लैक फॉरेस्ट ये कहाँ है? जर्मनी में। सॉल्ट रेंज कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, देखिए इन सबको ध्यान रखिएगा। वासजेस कहाँ है? तो वासजेस हमारा हो जाएगा फ्रांस में। एक एक बात याद रखिएगा। फिर ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ हो जाएगा? जर्मनी में। ठीक है, सॉल्ट रेंज कहाँ हो जाएगा? पाकिस्तान में। ठीक है, और ब्लैक पर्वत, ये सब ब्लैक पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, अब देख लीजिए अवशिष्ट पर्वत। देखिए, अवशिष्ट पर्वत कौन से होते हैं? अवशिष्ट पर्वत का निर्माण चट्टानों के अपरदन, मतलब मान लीजिए ये कोई चट्टान है, ठीक है, इस पर हवाएं चली या बारिश हुई, ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या हो गया? धीरे धीरे कट के अब ये इनकी आकृति जो है थोड़ी कम हो गई, यानी घट गई। ठीक है, फिर बारिश हुआ और धीरे धीरे क्या, मतलब ऐसा करने में कई हज़ार वर्ष लग गए। धीरे 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 क्या हो गया? कट के ये बहुत, मतलब इनकी जो ऊंचाई थी वो बहुत कम हो गई। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत में अरावली पर्वत है। कौन है?
भारत में या विश्व में कहते हैं अगर सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, अगर पूछ ले अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण विश्व में सबसे बेहतरीन कौन सा प्रस्तुत करता है, तो अरावली पर्वत। ये अरावली कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। कौन सी है, गुरु शिखर है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। कितनी है, तो 1722 मीटर। कितनी है, 1722 मीटर। ठीक है। और अगर बात करें कि राजस्थान में जो है इसी के पास में कौन सा नक्की झील स्थित है। क्या है, नक्की झील। ठीक है, नक्की झील है। और अगर पूछे कि राजस्थान में जो गुरु शिखर है इसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है माउंट आबू। कौन सा है, माउंट आबू। और माउंट आबू पे ही दिलवाड़ा एक मंदिर है जो जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके, जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अच्छा, अब देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन से उदाहरण है। देखिए, भारत में विंध्याचल हो गया। ठीक है, भारत का विंध्याचल हो गया, नीलगिरी हो गया, पारसनाथ हो गया। ठीक है। उसके बाद में राजमहल की पहाड़ियाँ हो गई। ठीक है। इसके अलावा स्पेन की सियरा नेवादा। कौन सी, स्पेन की सियरा नेवादा। अमेरिका की गैसा और बूटे। गैसा और बूटे, ध्यान रखिएगा, ये गैसा और बूटे कहाँ है, अमेरिका में है। ठीक है। और अगर स्पेन की बात करें, स्पेन की राजधानी मॉड्रिड है। कौन सा हो जाएगा, सियरा निवादा हो जाएगा। तो ये सब उदाहरण है। यहाँ पर अरावली पर्वत नहीं दिया है, तो हम बता दिए सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराना अरावली पर्वत ही होगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फोल्डेड माउंटेन यानी कि मोड़दार पर्वत। अब देखिए, मोड़दार पर्वत का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के संपीड़न के कारण, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के मुड़ने से होता है। अब देखिए, ये जो मोड़दार पर्वत है इसी को नवीन पर्वत भी कह सकते हैं। ठीक है। जैसे अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो भारत का हिमालय। ठीक है, भारत का हिमालय। वैसे तो हिमालय नेपाल में स्थित है, आप सभी को पता है। रूस का यूराल, रूस का यूराल। ठीक है। उत्तरी अमेरिका का रॉकी। ये ध्यान रखिएगा कि हिमालय नेपाल में है। ठीक है। रूस का यूराल पर्वत है। उत्तरी अमेरिका का रॉकी हो गया, दक्षिणी अमेरिका का एंडीज हो गया। ये सब नवीन, वलित, कोई बात कह लीजिए, या मोड़दार, तीनों एक ही बात है। देखिए, या तो नवीन पर्वत बोल दीजिए या मोड़दार पर्वत बोल दीजिए। ठीक है। या फिर वलित पर्वत बोल लीजिए, तीनों बात एक ही है। ठीक है। तो अगर कभी पूछ ले कि मोड़दार, वलित या नवीन पर्वत के उदाहरण कौन से हैं, तो देखिए हिमालय हो गया, यूराल हो गया, इसके अलावा रॉकी हो गया और एंडीज हो गया। ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। जो बात हम आपको बता रहे थे वो यहाँ दिया हुआ है। देखिए, भारत का अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है। ठीक है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट आबू है। ठीक है। उसके बाद में एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। अगर पूछ ले सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किसकी है, तो एंडीज की। और ये जो पिरेनीज पर्वत है ये फ्रांस और स्पेन के मध्य में सीमा बनाता है। किसके, फ्रांस और स्पेन के मध्य में सीमा बनाता है। कौन, पिरेनीज पर्वत। अब देख लीजिए विश्व की कुछ प्रमुख जो है श्रेणियाँ। अब देखिए विश्व की कुछ प्रमुख श्रेणियाँ हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला है कॉर्डिलेरा डी लॉरा एंडीज। ठीक है, यानी एंडीज पर्वत की बात करें, सीधी सी बात है। तो ये कहाँ है, ये हमारा मान लीजिए दक्षिणी अमेरिका में। आप पश्चिम छोड़ दीजिए, दक्षिणी अमेरिका में। और कहाँ पर है, एकांगुआ। ठीक है। इसकी सर्वोच्च बिंदु कौन सी है, एकांगुआ। आपसे यही पूछेगा कि जो है एंडीज की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, एकांगुआ। और कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। अगला हमारा है रॉकी पर्वत। कौन सा, रॉकी पर्वत। और ये कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एल्बर्ट। ठीक है। तो इसके बाद में हमारा रॉकी का क्या हो गया, तो रॉकी का हमारा जो है हो गया माउंट एल्बर्ट। ठीक है। इसके बाद में हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश, ये कहाँ है, दक्षिण मध्य एशिया में। तो यानी आप बात कर रहे हैं एशिया की। ठीक है। तो देखिए एशिया में हिमालय हो गया, काराकोरम हो गया और इसके अलावा हिंदुकुश हो गया। ठीक है। ये सब। और इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। अगला हमारा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। और इसकी सबसे क्या है, तो इसकी है कोइस्को। क्या है, कोइस्को। अच्छा, यहीं जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है पूर्वी तट पर, यहीं पर जो है दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान यानी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। ठीक है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगला हमारा है ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत। ठीक है। अब ये कहाँ है, तो भाई अंटार्कटिका में ही होगा। और क्या है, विन्सन मैसिफ। ये कई बार पूछा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं हम लोग। तो अंटार्कटिका का जो है क्या है, विन्सन मैसिफ। अगला है तियन शान, तियन शान। ठीक है। ये कहाँ है, ये दक्षिण मध्य एशिया में है। और इसकी क्या है,
पिक पोबेडी, पिक पेबोडी। ठीक, अगला हमारा है अल्टाई माउंटेन्स। ये कहाँ है? मध्य एशिया में। कहाँ है? मध्य एशिया में। और इसका क्या है? बेलुखा। क्या है सबसे ऊंची चोटी? बेलुखा। ठीक है। यूराल पर्वत श्रेणी, अब ये कहाँ? मध्य रूरा। ठीक है। और इसका क्या होगा? तो हो जाएगा नैरो डयाना। क्या हो जाएगा? नैरो डयाना। ठीक है। कहाँ हो जाएगा? न्यूरो डयाना। अगला हमारा है कमचटका श्रेणी, और ये कहाँ है? पूर्वी रूस में। ठीक है। और इसकी क्या हो जाएगी? तो इसका हो जाएगा क्ल्यूचेप्स्काया सोपाका। क्या हो जाएगा? क्ल्यूचेप्स। ठीक है, क्ल्यूचेप्स्काया सोपाका। ठीक है। अगला हमारा है एटलस पर्वत। ये कहाँ है? उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में। ठीक है। और एटलस का क्या हो जाएगा? माउंट टुबकल्स या टाउकल लिखा है यहाँ पर। ठीक है। अगला हमारा हो जाएगा बर्खोयास पर्वत। ये पूर्वी रूस में है और इसका क्या हो जाएगा? मास खाया। क्या हो जाएगा? मास खाया। अगला हमारा है पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट। ठीक है। ये पश्चिमी भारत की क्या हो जाएगी? अनाईमुडी। ये दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की क्या हो जाएगी? सबसे ऊंची चोटी है। अगला हमारा है सियरा माद्रे ओरिएंटल। क्या है? सियरा माद्रे ओरिएंटल। ये कहाँ है? तो ये मैक्सिको में है। कहाँ पर है? मैक्सिको में। और इसकी सबसे ऊंची चोन कौन सी है? पोटासी। कौन सी है? पोटोसी। ठीक है। अगला हमारा है जाग्रोस। ये कई बार पूछा है। जाग्रोस कहाँ है? ईरान में। ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोन कौन सी है? देना या कास मस्तान। ठीक है। अगला हमारा है एल्बुर्ज। ये भी कई बार पूछा है। कहाँ है? ईरान में। ठीक है। और इसकी क्या है? तो देमबंद या दामबंद। अगला हमारा है स्कैंडिनेवियन रेंज। ठीक है। ये पश्चिमी नॉर्वे। इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा गैलडोपी जेन। ठीक है, गैलडोपी जेन। अगला हमारा है ड्रैकन्सबर्ग। ये पूछा हुआ है कई बार। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। और इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा टवाना एंटलेयाना। ठीक है। काकेक्सस कहाँ है? रूस में। और इसकी क्या हो जाएगी? अल्ब्रुस, पश्चिमी चोटी। ठीक है। अलास्का है, तो अलास्का जो है अलास्का में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो माउंट डेनाली। कौन सी हो जाएगी? माउंट डेनाली। ठीक है, या माउंट मैकिन्ले, जो आपके ऑप्शन में आए वो कर देंगे। इसके बाद में फिर देख लेते हैं काकेस्ट रेंज। कौन सी? काकेस्ट रेंज। ठीक है। ये कहाँ है? तो ये हमारा हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट रेनियर। ठीक है। फिर हमारा है एपिनाइन। ये इटली में है और कोर्नो ग्रैंडे। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला हमारा हो जाएगा अपलेशियंस। ये पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है और इसकी क्या है? माउंट मिचेल। ये भी बात ध्यान रखिएगा। फिर हमारा हो जाएगा आल्पस। ठीक है, ये मध्यवर्ती यूरोप यहाँ पर स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोंट ब्लैक है। कौन सी है? मोंट ब्लैक। ठीक है। तो ये आप लोग जो है एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी। तो इसको आप लोग जो है एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनको मिलाने के लिए देता है। जैसे ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये और ये, यहाँ तक तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विंसन मैसिफ तक। इसके बाद में फिर हमारा हो जाता है यूराल का। ठीक है, यूराल का पूछ लेता है। फिर एटलस का पूछ लेता है, पश्चिमी घाट का पूछ लेता है। ठीक है। इसके बाद में फिर हम देख लें ईरान का दामबंद पूछ लेगा, ड्रैकन्स बर्ग का पूछ लेता है। ठीक है, काकेशस का पूछ लेता है। इसके बाद में फिर माउंट मैकिन्ले रेनियर। ठीक है, माउंट मिचेल, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं पठार पे। ठीक है, प्लेटू, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए पठार क्या होते हैं वो हमें जानना है। देखिए इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए पठार जो होता है वो पृथ्वी तल का एक विशिष्ट रूप से, मतलब पठार जो है पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप है, जो सामान्य तल से मतलब पृथ्वी से थोड़ा तो ऊंचा होता है, परंतु इतना ऊंचा नहीं होता जितना हमने पर्वत के बारे में देखा। और इसका शीर्ष भाग जो होता है वो सपाट होता है, मतलब ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, मतलब ये सब क्या है? सपाट है। क्या है? सपाट है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। ठीक है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का पीडमंट पठार। ठीक है, आप पूछे पीडमंट पठार कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और दक्षिण अमेरिका का पैटागोनिया, कौन सा? पैटागोनिया का पठार। ये दोनों किसके उदाहरण है? तो पर्वतपदीय पठार के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? पर्वतपदीय। अगर पूछे पर्वतपदीय पदार्थ मतलब पठार के उदाहरण कौन से हैं? तो पीडमंट हो गया और पैटागोनिया, मतलब दोनों का नाम पी से है। इसके बाद में आगे देख लें भारत का छोटा नागपुर और रामगढ़ का
और रामगढ़ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का ओजार्क, ठीक है, पठार, ये गुंबदाकार के उदाहरण है। मतलब भारत का जो छोटा नागपुर का पठार है, रामगढ़ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का ओजार्क, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का ओजार्क जो पठार है वो गुंबदाकार पठार के उदाहरण है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद हम लोग घास के मैदान देख लेते हैं। पहला हमारा है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। देखिए, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर में तथा दक्षिण में लगभग 10 से 25 अक्षांश के मध्य विस्तृण। देखिए, ये हमारा हो गया भूमध्य 0 डिग्री, ठीक है। इसके ये नॉर्थ में 10 डिग्री इधर, ठीक है, लिखा हुआ है 10 डिग्री से 25 अक्षांशों के मध्य, ठीक है, 10 डिग्री से 25 अक्षांश, मतलब यहाँ से लेके कुछ मान लीजिए यहाँ तक, ठीक है। इसी के मध्य में क्या स्थित है, इसी के मध्य में हमारे सारे घास स्थित हैं, ठीक है। इन घास के मैदान को अफ्रीका में, अब देखिए यहीं से पूछता है अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है, उसका स्थानीय नाम सवाना। वेनेजुएला व कोलंबिया में क्या कहा जाता है, लानोस, ठीक है। ब्राज़ील में, पराग्वे में, अर्जेंटीना में और उरुग्वे में क्या कहा जाता है, कैंपास, क्या कहा जाता है, कैंपास, ठीक है। जबकि दक्षिण अफ्रीका में क्या कहा जाता है, पार्कलैंड, क्या कहा जाता है, पार्कलैंड। और ये सब कैसे घास के मैदान हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। कैसे हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, ठीक है। तो अफ्रीका में क्या हो गया, सवाना हो गया। वेनेजुएला व कोलंबिया में क्या हो गया, लानोस, ठीक है। ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, ठीक है, उरुग्वे में क्या हो गया, कैंपास। और दक्षिण अफ्रीका में क्या हो गया, पार्कलैंड हो गया, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय घास की स्थिति का हमने देख लिया कितना, 10 डिग्री से लेके, मतलब 10 डिग्री से लेके और 25 डिग्री के मध्य में, कितना, 10 डिग्री से लेके, उसके बाद से इतना ध्यान रखिए कि 10 डिग्री से लेके 25 डिग्री के मध्य में, ठीक है, पाया जाता है, ठीक है। अब ये दोनों तरफ है, नॉर्थ में भी है 10 से 25 और नॉर्थ और 10 से 25 साउथ, दोनों तरफ जो है हमारा क्या पाया जाएगा, उष्णकटिबंधीय। क्यों, क्योंकि ये भूमध्य सागर के क्या है, सॉरी भूमध्य रेखा के क्या है, निकट है, भूमध्य रेखा के निकट है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। देखिए, शीतोष्ण घास के मैदान जो होते हैं ये 30 से, अब देखिए वो 25 था तो 5 आगे चले जाइए, 30 से लेके 45, ठीक है। अब ये दोनों साइड, नॉर्थ साइड भी 30 से 45, ठीक है, और साउथ साइड भी 30 से 45, ठीक है। ये दोनों जो है का क्या, कौन सा घास पाया जाएगा, शीतोष्णकटिबंधीय घास पाए जाएंगे। इस घास के मैदान को संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में प्रेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रेरी। अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील में क्या कहा जाता है, पैम्पॉस, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में क्या कहा जाता है, बेल्ट, क्या कहा जाता है, बेल्ट कहा जाता है, ठीक है। यूरेशिया में क्या कहा जाता है, स्टेपी। और ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, डाउन्स कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कभी पूछ ले कि न्यूजीलैंड में घास को क्या कहा जाता है, तो कैंटबरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैंटबरी, ठीक है। देखिए, इन घासों को जो है अच्छे से आप लोग एक बार देखिए, ठीक है। घास को जो है एक बार अच्छे से हमको देखना है। देखिए, अगर ये जैसे घास है तो इन घास को देगा कैसे, एक तरफ घास दे देगा और एक तरफ उनके देश का नाम दे देगा। जैसे पूछ लेगा, ठीक है, कि निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय घास है, अब उसमें से एक जो है लानोस को रख देगा, बाकी 3 इधर से उठा के बेल्ट दे देगा। उसके बाद से आपका जो है मान लीजिए कि कौन सा दे दिया, स्टेपी दे दिया, बेल्ट दे दिया, डाउन्स दे दिया, कोई भी घास उठा के दे सकता है। या पूछ लिया निम्न में से कौन सा शीतोष्णकटिबंधीय है, और आपको जो है इसमें से उठा के दे देगा। और या पूछ लेगा निम्न में से कौन कौन है, तो 3 दे देगा हमारा शीतोष्णकटिबंधीय और 1 दे देगा उष्णकटिबंधीय, और आपको दे देगा 1 2 3 सही है, केवल 2 सही है, या 2 3 सही है, ठीक है। मतलब किसी भी तरीके से व्याख्या करने को दे सकता है, या यही पूछ सकता है कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो है वो कितने कितने डिग्री के बीच में, या कहाँ उसका विस्तार कैसे है। तो उसका विस्तार कैसे है, 10 डिग्री से लेके 25 डिग्री जो हमारा भूमध्य रेखा है उसके उत्तर और दक्षिण में है, 10 से 25 डिग्री। अगर यही शीतोष्ण की बात करें तो 30 से 45 डिग्री नॉर्थ और 30 से 45 डिग्री साउथ, ठीक है। ये हमारा क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार है, ठीक है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो घास के मैदान आज हमने देख लिए। इसके अलावा क्या देखे, पठार देख लिए। पठार के साथ साथ में हमने क्या देखे, पर्वत देख लिए, ठीक है, पर्वत की श्रेणियाँ देख ली। और इसके अलावा हमने ज्वालामुखी देखा। क्या देखा, हमने ज्वालामुखी देखा और भूकंप देखा। तो आज हमने इतने चीज़ों के बारे में अध्ययन किया, ठीक है। कल जो है हम लोग महाद्वीप और प्रमुख प्रायद्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।